एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और वेलकम बैक टू एवीए एडुकैम्प। ये है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे और ये भी समझा था कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिएक्शन हुई है या नहीं। अब पार्ट 2 में हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, केमिकल इक्वेशंस और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। और बिलीव मी, ये टॉपिक सिर्फ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि आगे 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका यूज होता है। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। हम ये समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इक्वेशन बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे बैलेंस करते हैं। मैं हर इक्वेशन को एटम बाय एटम एक्सप्लेन करूंगी, हर स्टेप का लॉजिक बताऊंगी और इतने सिंपल एग्जांपल्स दूंगी कि अगर आपने पहले कभी बैलेंसिंग भी नहीं पढ़ी हो तब भी आप इजीली समझ जाओगे। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बर्न करता है तो क्या होता है। आप इसका आंसर सेंटेंस में दे सकते हो, जैसे व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम है। बुक में सिर्फ एक या दो रिएक्शंस नहीं होती, हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं। अब अगर हर रिएक्शन को इतने बड़े सेंटेंस में लिखेंगे तो पढ़ना भी डिफिकल्ट हो जाएगा और लिखने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने एक शॉर्ट, सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज डेवलप की और उस लैंग्वेज को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले रिएक्शन को वर्ड्स की हेल्प से लिखते हैं, इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां सिर्फ रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस और फाइनल प्रोडक्ट्स का नाम लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन साइंटिस्ट और भी एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करते हैं। वो सब्सटेंसेस के नेम्स नहीं, उनके केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन नेचुरली एटमॉस्फेयर में मिलता है O2 के फॉर्म में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। तो इसी वर्ड इक्वेशन को हम फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, और इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी सेंटेंस को छोटा करके वर्ड इक्वेशन बनाई और वर्ड इक्वेशन को साइंटिफिक बनाकर केमिकल इक्वेशन बना दी। इस वजह से केमिकल इक्वेशंस को कहा जाता है शॉर्ट, साइंटिफिक, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का मतलब है कि चाहे इंडिया का स्टूडेंट हो, जापान का साइंटिस्ट हो या अमेरिका का रिसर्चर हो, सब Mg प्लस O2 MgO का एक ही मीनिंग समझते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में केमिकल इक्वेशंस का सेम फॉर्मेट यूज किया जाता है। अब जब केमिकल इक्वेशन लिखना सीख लिया है तो अगला सवाल आता है, इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स कौन है, प्रोडक्ट्स कौन है और एरो का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये हम अगली स्लाइड में समझते हैं। अब हम केमिकल इक्वेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं। हमारे पास इक्वेशन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस इक्वेशन में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और बीच में दिए गए सिंबल्स। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की शुरुआत में प्रेजेंट होते हैं और जो आपस में रिएक्ट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जिनसे रिएक्शन स्टार्ट होती है उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। इस एग्जाम्पल में दो रिएक्टेंट्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्हीं को कहा जाता है रिएक्टेंट्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात, यहां ऑक्सीजन को हम सिर्फ O नहीं लिखते, हम लिखते हैं O2। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन नॉर्मली एक एटम के फॉर्म में नहीं मिलती, दो ऑक्सीजन एटम्स मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है O2। इस तरह हाइड्रोजन भी जनरली H2 की फॉर्म में ही मिलती है और नाइट्रोजन भी N2 की फॉर्म में। ये बात आपको आगे भी बहुत काम आएगी। अब देखते हैं इन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में जो प्लस साइन लगा हुआ है। ध्यान रहे, ये मैथ्स वाला एडिशन बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब होता है रिएक्ट्स विद। तो ये जो आपको प्लस का साइन देखने को मिल रहा है,
इसका मतलब है रिएक्ट्स विद। अब आते हैं एरो पर। ये एरो केमिकल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है। इसका मतलब होता है प्रोड्यूसेस या गिव्स या फॉर्म्स। यहां पर जो आपको ये सिंबल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसेस। मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या बना। एरो के बाद जो सब्सटेंस लिखा होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक नया सब्सटेंस है। ध्यान दीजिए, रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग थे, लेकिन रिएक्शन के बाद उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो गई और एक नया कंपाउंड बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओल्ड सब्सटेंसेस डिसअपियर एंड न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सोचो आप केक बना रहे हो। केक बनाने से पहले आपके पास अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर, शुगर, बटर, एग्स। ये सब रिएक्टेंट्स की तरह हैं। जब इन सबको मिक्स करके बेक करते हो तो फाइनली केक बनता है। ये केक प्रोडक्ट की तरह है। अब केक को वापस फ्लावर या शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह केमिकल रिएक्शंस में भी नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, प्लस मींस रिएक्ट्स विद, और एरो का मतलब होता है प्रोड्यूसेस या गिव्स। ये 4 पॉइंट्स हर केमिकल इक्वेशन में हमेशा याद रखने हैं। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन आता है। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? आंसर है द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। डेफिनेशंस बिल्कुल एनसीईआरटी लैंग्वेज में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता चल गया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड पर ही क्यों लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड ही क्यों? इसी को हम अगली स्लाइड में एलएचएस और आरएचएस के थ्रू समझेंगे। अब तक हमने ये समझ लिया कि केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इनकी पोजीशन भी समझना बहुत जरूरी है। केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। चलिए इसी इक्वेशन से समझते हैं। यहां पर इक्वेशन अगर हम बात करें Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये दोनों रिएक्शन शुरू होने से पहले थे, इसलिए हम इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो आपकी LHS है, LHS, इसको बोला जाता है स्टार्टिंग मटेरियल्स। ये हैं हमारे स्टार्टिंग मटेरियल्स या फिर जिनसे रिएक्शन शुरू होती है। अब एरो के राइट साइड यानी आरएचएस में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बना है, तो ये हम कहलाते हैं आरएचएस। फाइनल रिजल्ट है जो रिएक्शन के बाद बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, केमिकल इक्वेशन में एरो सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये एक्चुअली बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। एरो का मतलब है रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसीलिए रिएक्शन को हमेशा लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, कभी भी उल्टा नहीं। एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप चाय बना रहे हो। शुरुआत में आपके पास क्या है? पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी। ये सब एलएचएस की तरह है। अब जब आप इन सबको गैस पर गर्म करते हो तो एंड में क्या मिलता है? 1 कप चाय। ये है आरएचएस। तो इंग्रेडिएंट्स हो गए रिएक्टेंट्स जो कि है एलएचएस। जो रेडी चाय है वो है प्रोडक्ट जो है आरएचएस। बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री में भी रिएक्टेंट्स बदलकर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब कंक्लूड कर लेते हैं। रिएक्शन एलएचएस से स्टार्ट होती है और आरएचएस पर कंप्लीट होती है। इसीलिए जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन देखो, सबसे पहले लेफ्ट साइड देखो, रिएक्शन किससे शुरू हुई। फिर राइट साइड देखो, रिएक्शन के बाद क्या बना। अगर ये हैबिट अभी से बना लोगे तो आगे बैलेंसिंग और रिएक्शन टाइप्स दोनों बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। सो एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग
LHS क्या है? द सब्सटेंसेस दैट इनिशियली टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन की स्टार्टिंग में जो सब्सटेंसेस होते हैं। और RHS द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब तक हमने रिएक्शन को वर्ड्स में लिख रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट दुनिया भर में सब्सटेंसेस के नेम्स लिख रहे हैं। वो उनके केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा साइंटिफिक और यूनिवर्सल होते हैं। अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला का यूज करके इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं। अब तक हमने केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस और वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीखा, लेकिन केमिस्ट्री में साइंटिस्ट सिर्फ नेम्स लिखकर काम नहीं करते, वो केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों। सबसे पहला रिएक्शन को देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक वर्ड इक्वेशन है। यहां हमने सिर्फ सब्सटेंसेस के नाम लिखे हैं। ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द वर्ड इक्वेशन। अब इसको केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से लिखते हैं, जहां पर Mg, तो मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह एक कंपाउंड MgO, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब सवाल ये है कि जब नेम्स लिखे हैं तो फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है? इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहले, द केमिकल इक्वेशंस आर शॉर्ट। सोचिए, अगर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बार बार लिखना पड़े तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम MgO लिख दें तो इक्वेशन बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए केमिकल इक्वेशंस को शॉर्ट कहा जाता है। दूसरा है, केमिकल इक्वेशंस आर साइंटिफिक इन नेचर। ये भी बताता है कि उस सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स और कितने एटम्स हैं, जैसे MgO। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, यहाँ Mg का मतलब मैग्नीशियम है और O का मतलब ऑक्सीजन है। इस फॉर्मूला में Mg के बाद कोई नंबर नहीं लिखा। जब किसी एलिमेंट के बाद कोई नंबर नहीं होता तो उसका मतलब होता है सिर्फ एक एटम। तो Mg का यहां पर कितने एटम है? एक एटम। ऐसे ही जब ये ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो ऑक्सीजन पे भी कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब ऑक्सीजन का भी कितना एटम है? एक एटम। इसी तरह जब हम यहां पर रिएक्टेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा हुआ है? एक नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसी छोटे से फॉर्मूला से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी वजह से केमिकल फॉर्मूला को साइंटिफिक लैंग्वेज कहा जाता है। तीसरा आता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस आर यूनिवर्सल। अब मान लीजिए इंडिया का स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जापान का साइंटिस्ट भी वही रिएक्शन पढ़ रहा है, जर्मनी का रिसर्चर भी वही रिएक्शन देख रहा है। सबकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन अगर सब जगह लिखा हो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो दुनिया का हर साइंटिस्ट इसका सेम मीनिंग समझ लेगा। इसलिए केमिकल इक्वेशंस को यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, अगर हम H2O की बात करें, जिसको हम पानी कहते हैं, यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं? अब आपके लिए सवाल है, हाइड्रोजन के साथ एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? यहां पर दो एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब ऑक्सीजन एक एटम होगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का एक एटम होगा और ऑक्सीजन के दो एटम्स। तो इस स्लाइड से हमने तीन बातें याद रखी। वर्ड इक्वेशन में सब्सटेंसेस के नेम्स लिखे जाते हैं, केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंसेस के फॉर्मूले लिखे जाते हैं। केमिकल इक्वेशंस को यूज करते हैं क्योंकि वो शॉर्ट हैं, साइंटिफिक हैं और यूनिवर्सल है। फॉर्मूला के नीचे लिखा हुआ हर नंबर बताता है कि उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। अगर नंबर नहीं लिखा तो उसका मतलब हमेशा एक एटम होता है। अब तक हमने केमिकल इक्वेशन लिखना सीख लिया। हमारी इक्वेशन Mg प्लस O2 MgO। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये इक्वेशन सही है? पहली नजर में तो बिल्कुल सही लग रही है, रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी है, फॉर्मूला भी सही है। लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूला लिख देना काफी नहीं होता, हमें एक और चीज चेक करनी पड़ती है, और वो है क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। अब इसका मतलब समझते हैं। इक्वेशन बैलेंस है या नहीं ये चेक करने के लिए हम एटम्स काउंट करते हैं। ध्यान रहे, हम मॉलिक्यूल्स काउंट नहीं करते, हम एटम्स काउंट करते हैं। चलिए एक एक एलिमेंट को काउंट करते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम देखते हैं। इक्वेशन है Mg प्लस O2। अगर हम LHS की बात करते हैं तो LHS में मैग्नीशियम है एक एटम। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं
तो प्रोडक्ट में भी Mg का एक ही एटम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम LHS की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन जब ये कंबाइन कर गया तो RHS में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। इसका मतलब ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार CBSE क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। तो जहां पर आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन देखने को मिलती है उसी इक्वेशन को कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन। सो यहां से क्लियरली आपको पता चलता है कि स्केलेटल का मतलब होता है सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी हमने रिएक्शन लिख दी, फॉर्मूला भी लिख दिए, लेकिन अभी एटम्स इक्वल नहीं किए। इसी वजह से स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। आप इसे बैलेंसिंग का स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो। सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं। अब एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो इस स्लाइड से 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी। इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ये चेक करने के लिए हर एलिमेंट को एटम्स काउंट करते हैं। अगर किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड्स पर इक्वल नहीं है तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब चलते हैं बैलेंसिंग की तरफ। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, ये केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो कोई नया मास क्रिएट होता है और ना ही कोई नया मास डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ सब्सटेंसेस की अरेंजमेंट चेंज होती है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास लेगो ब्लॉक्स हैं। आप उन ब्लॉक्स से पहले एक कार बना देते हो, फिर वही ब्लॉक्स तोड़कर एक हाउस बना देते हो। अब बताइए, क्या लेगो ब्लॉक्स की टोटल क्वांटिटी बदल गई? नहीं, बस उनका अरेंजमेंट चेंज हुआ है। बिल्कुल इसी तरह केमिकल रिएक्शंस में भी होता है। एटम्स कहीं से नए नए आते और कहीं डिसअपियर भी नहीं होते, वो सिर्फ एक अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट में चले जाते हैं। इसलिए रिएक्शन के बाद भी टोटल एटम्स उतने ही होने चाहिए जितने रिएक्शन से पहले थे। सो यहां पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम Zn H2SO4 और ZnSO4 और H2 बनता हुआ दिख रहे हैं, तो सबसे पहले समझते हैं आपको ये H2SO4 कैसे बनता हुआ दिखता है। अब आपको पता है H पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो 2 इसके पैर में और 1 लिखते नहीं है, इसलिए H2SO4 बन जाता है। ऐसे ही जब हम ZnSO4 की बात करते हैं, Zn2 पॉजिटिव होता है और SO4 2 नेगेटिव। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कट जाता है तो आपके पास ZnSO4 आ जाता है। नाउ अगर हम यहाँ पर LHS की बात करते हैं तो आप बताइए यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? Zn है, H है, S है और O है। यही हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर हम LHS की बात करते हैं तो Zn कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? कैन यू सी द नंबर? यहां पर नंबर लिखा हुआ है 2। सल्फर कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ऐसे ही अगर हम RHS की बात करें तो RHS में Zn कितने हैं? 1। S कितने हैं? 1। O कितने हैं? 4। और H कितने हैं? 2। तो कैन यू सी यहां पर बिल्कुल सेम नंबर आपको प्रेजेंट होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहां पर मासेस इक्वल है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं। क्लास खत्म होने के बाद भी अगर सब स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर ही हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? 40 ही। कोई स्टूडेंट हवा में गायब नहीं हो सकता और कोई अचानक कहीं से आ भी नहीं सकता, बस उनकी सीट चेंज हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह केमिकल रिएक्शन में भी एटम्स सीट चेंज करते हैं, आइडेंटिटी नहीं। इसी वजह से एटम्स की टोटल नंबर दोनों साइड्स पर इक्वल होनी चाहिए। बोर्ड्स में बहुत बार डायरेक्टली 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसका परफेक्ट आंसर है अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास because atoms are neither created nor be destroyed in a chemical reaction. आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नाउ बैलेंस चेक कैसे करते हैं? जैसा कि मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया कि आपको सबसे पहले एलिमेंट्स लिखने हैं, एलिमेंट्स के बाद देखना है LHS में कितने एटम्स हैं,
ऐसे ही आरएचएस में चेक करना है कितने एटम्स हैं। अगर बैलेंस्ड है तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर बैलेंस नहीं है इसका मतलब हमें वहां पर बैलेंसिंग करनी होगी, राइट। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। अब हम एक तरह से क्विक रिकैप भी ले लेते हैं। अब तक हमें पता चल गया कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो, जैसे मैग्नीशियम वाली इक्वेशन थी, तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं? इसके लिए एनसीईआरटी हमें एक बहुत सिंपल मेथड सिखाती है, जिसको कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करते हैं, तो यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप रूल समझेंगे और रूल समझते हुए ही हम यहां पर बैलेंसिंग टिप्स लेंगे। सो इसको कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख लो, जैसे कि हमने Mg प्लस O2 गिव्स MgO, दिस इज माय स्केलेटल इक्वेशन। फिर एक बॉक्स ड्रॉ कर लो। बॉक्स के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट्स लिखने हैं। हमारे पास एलिमेंट्स हैं Mg और O। फिर लिखने हैं हमने रिएक्टेंट्स, जिसको हम LHS भी कहते हैं। Mg एक है लेकिन ऑक्सीजन दो। RHS की बात करते हैं, Mg एक है लेकिन ऑक्सीजन यहां पर एक ही है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। नेवर चेंज द केमिकल फॉर्मूला। आपको केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ एटम्स को इक्वेट करना है। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये स्टेप्स करना बहुत जरूरी है। जब तक आपने टेबल नहीं बनाया है तब तक आपको बैलेंस करना मुश्किल लगेगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पर, एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हम यहां पर बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहला इक्वेशन है Fe H2O gives Fe3O4H2। पहले समझ लेते हैं Fe3O4 कैसे बना। अगर हम बात करते हैं Fe की, सो यहां पर आपको देखने को मिलता है Fe वेरिएबल स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर Fe4 पॉजिटिव है, और O की अगर बात करते हैं तो यहां पर O3 नेगेटिव है, इसीलिए आपको Fe3O4 बनता हुआ दिखता है। अब अगर हम बात करें क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि आप इस एग्जाम्पल को सिर्फ याद ना करें बल्कि इसका लॉजिक भी समझें। अगर ये लॉजिक समझ आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। Fe H2O Fe3O4 और H2 एटम्स काउंट करिए। स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, सबसे पहले आयरन काउंट करते हैं। लेफ्ट साइड देखिए, सिर्फ आयरन लिखा है, इसका मतलब एक आयरन है। इसके पैर में कोई भी आपको नंबर नहीं देखने को मिलता है, इसका मतलब एक आयरन का एटम है। अब राइट साइड देखिए, कैन यू सी आयरन के साथ एक नंबर लिखा है, इसका मतलब आयरन के नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब 3 एटम्स हैं। तो आयरन का काउंट हो गया LHS में 1 लेकिन RHS में 3। तो यहां पर एक टेबल बना लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आपके पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब LHS लिख लेते हैं। LHS में आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। लेकिन वहीं जब हम RHS की बात करते हैं तो आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो एक एक करके सभी पहले हमने टेबल बना लिया है। ये टेबल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेबल नहीं बनेगा तो आप यहां पर बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। आयरन यहां पर आपको बैलेंस नहीं देखने को मिलता है, यहां पर हाइड्रोजन बिल्कुल बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 4 बनेगा। 1 into 4 gives what? 4 atoms। तो इसका मतलब क्या है कि हमें LHS में ऑक्सीजन के पास क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। बट क्या हम इसको H2O4 लिख सकते हैं, क्या पॉसिबल है ये? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है, हम H2O के आगे
O के पैर के नीचे नहीं, बट आगे हम क्या लगा सकते हैं? 4। अब इससे मेरे ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कैन यू सी, हाइड्रोजन पहले 2 थे, लेकिन जब मैंने इस पे 4 लगा दिया तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। क्लैरिटी है? आई होप यहां तक आपको समझ आया है। तो मैंने LHS में 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब मुझे RHS में भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो चुका है? बैलेंस। लेकिन जब मैं आयरन की बात करती हूं तो आयरन अभी भी अनबैलेंस्ड है। क्योंकि यहां पर 3 है तो मुझे इसको किस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 3 से। तो 3 यहां पर आ जाएगा। तो अब मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब चेक कर लेते हैं। Fe यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, यहां पर हाइड्रोजन 8 है, 4 इंटू 2, यहां पर भी हाइड्रोजन 8 है। दैट मीन्स मैंने अब इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। सो गोल्डन रूल याद रखना है, आपको केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। जैसा मैंने यहां पर एग्जांपल दिया, क्या आप उसको H2O4 कर सकते हो? नहीं, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता। केमिकल फॉर्मूला पानी का हमेशा ही क्या रहेगा? H2O। आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं? कोफिशिएंट लगाना है, इसके आगे लगाना है। अब कोफिशिएंट हमेशा आगे ही लगाना है। ध्यान रखिए, हमें H2O के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसके आगे 4 लिखना है। इससे कोफिशिएंट कहते हैं, और कोफिशिएंट पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देता है। तभी जब मैंने 4H2O को लिखा, मतलब हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा। 4 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 थे, तो यहां पर हाइड्रोजन कितने बन गए? 8। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। तो अब हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो चुके हैं? 8। और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो चुके हैं? 4। तो जब भी आप कोफिशिएंट लगाते हैं तो कोफिशिएंट बेसिकली आपको क्या बताता है कि अब कितने एटम्स हो चुके हैं। आपको यहां पर एटम्स ही बैलेंस करने हैं, आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। ठीक है जी, यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं, Fe के साथ हमने पहले 4 लगाया, इसकी वजह से हाइड्रोजन 8 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गए। तो यहां पर भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहां पर भी हमें 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, सो एक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, विच इज 4H2। ऐसे ही फिर हमने किसको किया? 3Fe, जिससे कि यहां पर बैलेंसिंग हो सके। एंड एंड रिजल्ट आपको देखने को मिलता है कि अब H2O के साथ 4 लगेगा, Fe के साथ 3 लगेगा, और H2 के साथ, ये आपको RHS में देखने को मिलेगा, उसके साथ 2 लगेगा। ठीक है जी, सो यू नेवर एवर, आप कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट में चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको बैलेंसिंग समझ आई होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं कि आपको बैलेंसिंग करके ही अपने जितने भी इक्वेशंस हैं, चाहे फिर आप एग्जाम्पल में ही क्यों ना लिख रहे हो, एग्जाम्पल में भी जब आप रिएक्शन लिख रहे हो तो वो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर आप केमिकल फॉर्मूला नहीं बट बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है जी, ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टेट सिंबल्स नाउ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेट सिंबल्स की, यहां पर एक तरह से बताने का तरीका है कि हम क्या सॉलिड यूज कर रहे हैं, क्या लिक्विड यूज कर रहे हैं, क्या गैस हो रहा है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन है। तो अब तक हमने केमिकल इक्वेशंस को लिखना और बैलेंस करना सीखा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये इक्वेशन लिख दूं, जैसे कि Zn प्लस H2O H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2, तो क्या इस इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हो कि जिंक सॉलिड है या लिक्विड, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है या वाटर में डिसॉल्व है, हाइड्रोजन गैस है या लिक्विड? नहीं ना। और इसी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए केमिस्ट्री में यूज होते हैं स्टेट सिंबल्स। यानी केमिकल इक्वेशन के साथ हम ये भी लिखते हैं
कि हर सब्सटेंस किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है। ये स्टेट सिंबल्स हमेशा केमिकल फॉर्मूला के बाद ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर आपको ब्रैकेट में एस देखने को मिलता है, ये होता है सॉलिड। ऐसे ही अगर आपको यहां पर एल लिखा हुआ दिखा, वो होता है लिक्विड। जी लिखा हुआ दिखा, वो गैस। ए क्यू लिखा हुआ दिखा, दैट इज एक्वस। सो यहां से हम कंक्लूड कर पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। इसीलिए ये टेबल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये लिखना इंपॉर्टेंट ही क्यों है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब वाटर है, H2O लिक्विड। अगर हम उसके ब्रैकेट में L लिख देते हैं, इसका मतलब लिक्विड है। लेकिन अगर मैंने H2O के साथ G लिख दिया, इसका मतलब क्या है? ये भी तो वाटर ही है, लेकिन कौन सी स्टेट में है? ये स्टीम में है, ये वाटर वेपर में है, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्टेट अलग है, और इसी वजह से प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती हैं। इसलिए स्टेट सिंबल्स केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। अब एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि हमने अभी एक रिएक्शन करी थी जिसमें हमने आयरन किसके साथ रिएक्ट करवाया था? वाटर। लेकिन कैन यू सी यहां पर स्टेट कौन सी है? गैसियस। इसका मतलब क्या है कि आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टीम के साथ। मतलब ये हॉट वाटर, दैट टू वाटर वेपर के साथ ये रिएक्ट करेगा। अगर आप इसको लिक्विड स्टेट में रिएक्ट करवाना चाहोगे तो आयरन रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए इसको क्या चाहिए होती है? स्टीम। इसीलिए स्टेट लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें ही आपके इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देती है। इसीलिए इसको सिंबलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझते हैं, अगर हम एग्जाम की टिप लें, यहां पर बोर्ड एग्जाम्स में कभी क्वेश्चंस आए, राइट दिस इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स, तो सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करना इनफ नहीं है, हर सब्सटेंस के साथ करेक्ट स्टेट सिंबल्स भी लिखना जरूरी है। अगर स्टेट सिंबल्स छूट गए तो मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए बैलेंसिंग के बाद एक बार स्टेट सिंबल्स भी जरूर चेक करिए। ठीक है। नाउ अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखना, बैलेंस करना और स्टेट सिंबल्स लगाना आ गया। लेकिन कुछ रिएक्शंस तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक उन पे कोई स्पेशल कंडीशंस ना दी जाए। तो अगले स्लाइड में हम समझेंगे कि रिएक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं और उन्हें केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशंस हमें केमिकल इक्वेशन के एरो के ऊपर या कभी-कभी नीचे लिखी हुई मिलती हैं। ये बताती हैं कि रिएक्शन होने के लिए किस चीज की जरूरत है। स्लाइड पर 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंडीशंस दी गई हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर या हीट। कई रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पर नहीं होती, उन्हें हीट देनी पड़ती है। मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को टेबल पर रख दो, क्या वो अपने आप बर्न होने लगेगी? नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसे फ्लेम के पास लेके जाते हो, वो जलना शुरू कर देती है। यानी रिएक्शन को शुरू करने के लिए हीट की जरूरत पड़ी। इसके लिए कुछ इक्वेशन के एरो पर डेल्टा, ऐसे ये सिंबल दिया जाता है, डेल्टा। दिस इज नोन एज डेल्टा, ट्राइंगल की फॉर्म में, या हीट लिखा होता है, या तो ट्राइंगल लिखा होगा या हीट लिखा होगा। ये बताता है कि रिएक्शन को हीट देनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन है प्रेशर। कुछ रिएक्शंस, स्पेशली गैसेस वाली रिएक्शंस, तभी होती हैं जब उन्हें हाई प्रेशर दिया जाए। सिंपल लैंग्वेज में गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लाना पड़ता है ताकि उनके टकराने के चांसेस बढ़ जाएं। जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगी, उतनी आसानी से रिएक्शन होगी। इसलिए कुछ रिएक्शंस में प्रेशर भी मेंशन किया जाता है। तीसरी कंडीशन है कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो रिएक्शंस की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन रिएक्शन के एंड में खुद कंज्यूम नहीं होता। यानी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कैटलिस्ट वैसा का वैसा बचा रहता है। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए। मान लीजिए दो लोग एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते। अब एक ट्रांसलेटर उनकी हेल्प करता है बात करवाने में। बात कंप्लीट होने के बाद ट्रांसलेटर खुद चेंज नहीं हो जाता। बिल्कुल वैसे ही कैटलिस्ट रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, लेकिन खुद परमानेंटली रिएक्ट नहीं करता। इसलिए
कैटलिस्ट को रिएक्शन का हेल्पर भी कह सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट कंडीशन है सनलाइट। कुछ रिएक्शन सिर्फ तभी होती हैं जब उन्हें सनलाइट मिले, यानी सनलाइट उन रिएक्शंस को एनर्जी प्रोवाइड करती है। सबसे फेमस एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। प्लांट सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। अगर सनलाइट ही ना हो तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। इसलिए फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में एरो के ऊपर सनलाइट लिखा होता है। अब एक क्वेश्चन, ये कंडीशन एरो के ऊपर ही क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि ये रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन को होने में हेल्प करने वाली कंडीशन है। ये बताती है रिएक्शन किस एनवायरनमेंट में होगी, इसलिए इन्हें एरो के ऊपर मेंशन किया जाता है। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। टेम्परेचर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी, प्रेशर, कुछ रिएक्शंस हाई प्रेशर पर होती हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, खुद कंज्यूम नहीं होता, सनलाइट कुछ रिएक्शंस के एसेंशियल एनर्जी मिलती है। अब समझते हैं एग्जांपल से। मेथनॉल फॉर्मेशन। अब तक हमने थ्योरी में पढ़ा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस को स्पेशल कंडीशंस की जरूरत होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक रियल केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। स्लाइड पर मेथनॉल फॉर्मेशन का एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहले इक्वेशन को देखिए। आप नोटिस करेंगे कि एरो के ऊपर 40 एटीएम, कैन यू सी दिस? या तो नीचे लिखा होगा या ऊपर लिखा होगा 40 एटीएम प्रेशर अप्लाइड। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि एटीएम होता क्या है। एटीएम का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर की एक यूनिट होती है। नॉर्मल कंडीशंस में जो हवा हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही होती है उसे कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन इस रिएक्शन में लिखा है 40 एटमॉस्फेयर, मतलब रिएक्शन को नॉर्मल प्रेशर पर नहीं 40 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करना पड़ेगा, यानी बहुत हाई प्रेशर की जरूरत है। इसलिए एरो के ऊपर 40 एटीएम लिखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेशर बढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं गैसेस। कैन यू सी? ये गैसेस हैं और गैसेस एक पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स दूर होते हैं तो उनके टकराने की यानी कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं, और जब कोलिजन्स कम होंगे तो रिएक्शन भी स्लो होगी। अब अगर हमें प्रेशर बढ़ा दें तो गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और जब पार्टिकल्स पास आते हैं तो उनके टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगी उतनी आसानी से रिएक्शन होगी। इसलिए मेथनॉल बनाने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी होगी। तो ये दोनों गैसेस हैं। क्योंकि ये गैसेस हैं इसलिए इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? जल्दी से रिएक्शन हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। उससे कोलिजन की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी और कोलिजन की वजह से आपको यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होता हुआ दिखेगा जिसका नाम क्या है? मेथनॉल। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी है। ऐसे ही हम फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं ना। अब तक हमने एक रिएक्शन देखी जिसमें हाई प्रेशर की जरूरत थी। अब हम एक ऐसी रिएक्शन देखने वाले हैं जो हमारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है, और वो है फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन हर रोज प्लांट्स के अंदर होती है और इसी रिएक्शन की वजह से हमें फूड भी मिलता है और ऑक्सीजन भी। अगर फोटोसिंथेसिस ना होती तो अर्थ पर लाइफ मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फोटोसिंथेसिस का सिंपल मतलब है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हम ह्यूमंस और एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हमें फूड बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ना फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल कंडीशन होती है सनलाइट। सनलाइट अगर ना हो तो फोटोसिंथेसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए रिएक्टेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। इससे बनता क्या है? ग्लूकोज, और हमारे लिए ऑक्सीजन, और साथ में कुछ आपको वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं। अब सनलाइट एरो के ऊपर क्यों लिखी है? सनलाइट इक्वेशन के एरो के ऊपर इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये ना ही रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट, लेकिन ये रिएक्शन कंडीशन है। इसीलिए हमें ये एरो के ऊपर देखने को मिलती है। अभी तक हमने केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग, स्टेट सिंबल्स और रिएक्शन कंडीशन सब कुछ डिटेल में समझ लिया। अब एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट बैक एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहले क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को। यहां पर हम क्वेश्चंस को अब पढ़ेंगे जिनको हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कहते हैं।
ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम एक मेटल है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक पतली स्ट्रिप या रिबन के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसी स्ट्रिप को हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये बहुत ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ जलती है और रिएक्शन होती है 2 mg, अगेन इंपॉर्टेंट है, 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब आई होप आपको बैलेंसिंग करना भी आ गया है। अब मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल भी है। रिएक्टिव का मतलब होता है ये बहुत जल्दी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है। जब मैग्नीशियम रिबन को कुछ टाइम तक हवा में छोड़ दिया जाता है तो वो हवा की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है और धीरे धीरे उसकी सरफेस पर एक पतली लेयर बन जाती है। ये लेयर किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, यानी रिबन के बाहर एक ऑक्साइड कोटिंग बन जाती है। इसी बात को स्लाइड पर भी लिखा गया है। मैग्नीशियम डेवलप्स अ थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद एयर। अब सोचिए, अगर रिबन के ऊपर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है तो जब हम उसे बर्न करेंगे क्या ऑक्सीजन डायरेक्टली मैग्नीशियम तक पहुंच पाएगी? नहीं। ये ऑक्साइड लेयर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है और इसी वजह से फ्रेश मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट कम हो जाता है। अब रिजल्ट क्या होता है? इससे मैग्नीशियम प्रॉपर्ली बर्न नहीं करता। इसलिए स्लाइड पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ये प्रिवेंट करता है प्रॉपर बर्निंग से और ये स्टॉप कर देता है मैग्नीशियम बर्निंग को फ्रॉम रिएक्टिंग इजीली। इसीलिए सॉल्यूशन क्या है? एक्सपेरिमेंट से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं। इस रबिंग को ही क्लीनिंग कहते हैं। सैंड पेपर ऑक्साइड की लेयर को हटा देता है और जैसे ही ये लेयर रिमूव होती है फ्रेश मैग्नीशियम सरफेस बाहर आ जाता है। अब ऑक्सीजन डायरेक्टली मैग्नीशियम के कांटेक्ट में आती है और मैग्नीशियम इजीली बर्न हो जाता है। इसलिए स्लाइड के लास्ट पॉइंट में लिखा है क्लीनिंग रिमूव्स दिस ऑक्साइड लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने को मिलता है आपको बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखनी है। यहां पर है हाइड्रोजन, आपको क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोजन जब किसके साथ बर्न कर रहा है? क्लोरीन के साथ बर्न कर रहा है। तो आपको यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता हुआ दिख रहा है। अब ये वर्ड इक्वेशन है, हमें इसको बैलेंस्ड इक्वेशन में लेके जाना है। तो हाइड्रोजन जैसा कि आपको पता है एटमॉस्फेयर में H2 की तरह दिखती है। क्लोरीन भी एक गैस है, Cl2 की तरह दिखती है। HCl की बात करते हैं, ये HCl बनता कैसे है? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? HCl। बट इसको बैलेंस करना जरूरी है। LHS की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। लेकिन जब हम RHS की बात करते हैं तो H एक है, Cl भी एक है। अब बैलेंस करने के लिए मुझे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कर रहे हैं अल्यूमिनियम सल्फेट से। इससे फॉर्म क्या हो रहा है? बेरियम सल्फेट और क्या बन रहा है? अल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको समझ लीजिए, बेरियम होता है Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। 2 इसके पैर में, 1 लिखा नहीं जाता तो इसलिए बन जाता है BaCl2। ऐसे ही अल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बना? अल्यूमिनियम होता है 3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। 2 इसके पैर में, 3 इसके पैर में, इसीलिए ये बन गया Al2SO4 होल थ्राइस। बेरियम सल्फेट जैसा कि हमें पता है Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कट गया तो क्या बचा? BaSO4। अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम होता है Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 1 लिखते नहीं है इसलिए बन गया AlCl3। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है सोडियम को पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराया है और बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम होता है Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड होता है OH नेगेटिव। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कट गया तो आपके पास फॉर्मूला बन गया NaOH।
आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, लेकिन उसके साथ आपने स्टेट सिंबल्स लिखने हैं। जब भी हम बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं वो एक्वस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, ऐसे ही सोडियम सल्फेट की बात करते हैं एक्वस फॉर्म में देखने को मिलता है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अगेन वही कंसेप्ट, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा BaCl2। ऐसे ही Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, 2 इसके पैर में 1 लिखा नहीं जाता तो ये बन जाता है Na2SO4। ऐसे ही NaCl की बात करते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कट जाता है NaCl बन जाता है। सेम ही आपको यहां पर देखने को मिलता है रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, और आपको क्या बनता हुआ दिखता है NaCl which is an aqueous solution एंड यहां पर H2O which is liquid। आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। दिस इज योर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो यहां तक आपके 3 क्वेश्चंस बेसिकली जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्लाइड तक आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से आपको इक्वेशंस बनती हुई दिखती हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग को कंप्लीट कॉन्सेप्ट जीरो से डिटेल में समझा है। हमने सीखा केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, LHS और RHS स्केलेटल और बैलेंस्ड इक्वेशंस, इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सीखा, हिट एंड ट्रायल मेथड भी सीखा, स्टेट सिंबल सीखे, रिएक्शन कंडीशंस भी सीखी, और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से फॉलो किया है तो केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और AVA एडुकैम्प को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स को इजी लैंग्वेज में डिटेल में समझेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी